तो चलिए आज बात करते हैं 2026-27 के केंद्रीय बजट की। सामग्री के क्रम में एक एक करके समझेंगे ताकि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर चीज एकदम साफ हो। बिल्कुल। और इस दस्तावेज को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें इसके नाम को ही समझना होगा, मतलब बजट शब्द। इसकी कहानी भी काफी मजेदार है। हाँ, ये बजट शब्द आया कहाँ से? सुनने में तो बहुत ही औपचारिक और गंभीर लगता है पर है नहीं। इसकी जड़ें एक्चुअली फ्रांस में हैं। ये एक फ्रेंच शब्द बोजेट से आया है। बोजेट? हाँ, बोजेट, जिसका मतलब होता है चमड़े का छोटा थैला। कहानी ये है कि 18वीं सदी में इंग्लैंड के जो पहले प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल, वो जब भी संसद में अपनी वित्तीय योजनाएं पेश करने आते थे तो एक चमड़े के थैले से अपने कागज निकालते थे। ओके। तो बस इसी पर किसी ने मजाक में कह दिया द वॉलेट इज ओपन, मतलब बटुआ खोल गया है, और बस वहीं से ये बजट शब्द चलन में आ गया। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब इतना गंभीर शब्द एक मजाक से शुरू हुआ था। बिल्कुल। तो भारत में ये परंपरा कब और कैसे आई? भारत में बजट की परंपरा ब्रिटिश राज में शुरू हुई। पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1860 में? हाँ, ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। तो उस पूरी नई व्यवस्था को चलाने के लिए एक वित्तीय ढांचे की जरूरत थी और जेम्स विल्सन ने ही इसकी नींव रखी। इसीलिए उन्हें भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। उन्हें ही इसका संस्थापक माना जाता है। और जब हमारा अपना संविधान बना तो उसमें बजट के बारे में क्या कहा गया? क्या ये शब्द हमारे संविधान में भी है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं? अनुच्छेद 112 में ऑफिशियली इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण? हाँ, आसान भाषा में यह सरकार की एक साल की कमाई और खर्च का पूरा कच्चा चिट्ठा है, और कानून के हिसाब से सरकार को हर साल ये हिसाब संसद के सामने रखना ही पड़ता है। अच्छा, तो ये बजट एक आम बोलचाल का शब्द है, कोई संवैधानिक शब्द नहीं। इससे जुड़े कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड्स भी तो हैं, है ना? जैसे आजाद भारत का पहला बजट। हाँ, ये कुछ तथ्य हैं जो याद रखने चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम चट्टी ने पेश किया था। 1947 में? और फिर जब भारत गणतंत्र बना तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया। और सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड? वो रिकॉर्ड है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया। 10 बार? ये तो कमाल है। मैंने ये भी सुना है कि कुछ प्रधानमंत्रियों ने खुद बजट पेश किया था। हाँ, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला और खुद बजट पेश किया। ये दिलचस्प है कि तीनों एक ही परिवार से थे। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या उस दौर में प्रधानमंत्री का वित्त मंत्रालय अपने पास रखना एक तरह की राजनीतिक जरूरत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस दौर की राजनीति में आर्थिक नीतियां सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से कंट्रोल होती थी, तो वित्त मंत्रालय को अपने पास रखना एक तरह से ये पक्का करता था कि प्रधानमंत्री का जो विजन है वो बिना किसी रुकावट के लागू हो सके। समझ गई। और बजट भाषणों की लंबाई पर भी हमेशा बात होती है। सबसे लंबा और सबसे छोटा भाषण किसका रहा है? सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। 2020-21 के बजट के दौरान उनका भाषण 2 घंटे 42 मिनट चला था। बाप रे! और सबसे छोटा? सबसे छोटा भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था। 1977 में हीरू भाई पटेल ने दिया था, और इस साल 2026-27 का बजट भाषण 1 घंटा 25 मिनट का रहा। चलिए, तो अब इस वित्तीय विवरण के अंदर चलते हैं, मतलब सरकार के घर का हिसाब समझते हैं। तो इस साल घर में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? इस साल के बजट का कुल आकार क्या है? इस साल का कुल बजट है 53,47,315 करोड़ का। अब ये पैसा आता कहाँ से है, इसे समझने के लिए हमें सरकार की कमाई को, मतलब प्राप्तियों को, 2 हिस्सों में बांटना होगा। कौन कौन से? एक होती हैं राजस्व प्राप्तियां और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो इन दोनों में आसान भाषा में क्या फर्क है? देखिए, राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स सरकार की वो रेगुलर कमाई है जिससे सरकार पर कोई देनदारी नहीं बनती, जैसे टैक्स से मिला पैसा या सरकारी फीस। इस साल ये लगभग 3.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
ओके, ये तो हुई रेगुलर इनकम। हाँ, और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट्स। ये वो पैसा है जिससे या तो सरकार पर उधारी बढ़ती है, जैसे कर्ज लेना, या उसकी कोई संपत्ति कम होती है, जैसे कोई सरकारी कंपनी बेचना। ये इस साल लगभग 18 लाख करोड़ है। और इन सब के बीच एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। इसका क्या मतलब है और इस बार का लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटा बेसिकली सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रकम है जो सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेनी पड़ती है। अच्छा। इस बार इसका लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है, और ये आंकड़ा देश की आर्थिक सेहत का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। चलिए इसे और सरल बनाते हैं। जैसा बजट दस्तावेजों में भी समझाया जाता है, अगर हम मान लें कि सरकार के पास 1 रुपया आता है तो वो कहाँ से आता है? हाँ, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो उस 1 रुपए में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। 24 पैसे उधार से? हाँ, इसके बाद 21 पैसे आते हैं आयकर यानी इनकम टैक्स से, 18 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से, 15 पैसे जीएसटी से और 4 पैसे सीमा शुल्क मतलब कस्टम से आते हैं। 1 मिनट रुकिए, आपने कहा कि 24 पैसे उधार से आते हैं। अब देखते हैं कि रुपया जाता कहाँ है। हाँ, खर्च का हिसाब भी उतना ही जरूरी है। तो उस 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से के रूप में वापस चला जाता है। ठीक है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्च 20 पैसे वो पुराने कर्जों पर सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। से उधार से आ रहे हैं और 20 पैसे सिर्फ पुराना ब्याज चुकाने में जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो नया कर्ज ले रहे हैं उसका लगभग पूरा हिस्सा तो पुराने कर्ज का ब्याज भरने में ही खर्च हो रहा है। ये तो एक चक्रव्यूह जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 20 पैसे का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि हमारे खर्च का एक बड़ा हिस्सा कुछ नया बनाने या किसी योजना पर नहीं, बल्कि सिर्फ पुरानी उधारी का ब्याज भरने में जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार राजकोषीय घाटे को लेकर इतनी सतर्क है। जब तक कमाई तेजी से नहीं बढ़ेगी, हम इस ब्याज के जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा 17 पैसे केंद्रीय योजनाओं पर और 11 पैसे रक्षा पर खर्च होते हैं। तो अगर हमें 2047 तक विकसित बनना है तो इस रुपया आता है रुपया जाता है वाले हिसाब में सबसे बड़ा बदलाव इसी चक्रव्यूह को तोड़ने में लाना होगा। चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे के बड़े विजन को समझते हैं। विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 का विजन भारत को उसकी आज़ादी के 100वें साल तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और इस बजट को इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रोड मैप के तौर पे पेश किया गया है। और इस विजन को 3 मुख्य स्तंभों पर बनाया गया है ना? हाँ, 3 मुख्य स्तंभ है। पहला है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है जन आकांक्षाएं मतलब एस्पिरेशंस, और तीसरा है सबका साथ सबका विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए पहले स्तंभ यानी आर्थिक विकास को थोड़ा और समझते हैं। इसमें विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग पर काफी जोर दिख रहा है। हाँ, और इसमें भी कुछ खास क्षेत्रों पर फोकस है, जैसे बायोफार्मा शक्ति पहल। इसके लिए 5 साल में 10,000 करोड़ का बजट है। बायोफार्मा शक्ति, इसका मकसद है भारत को दवाओं और मेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना। इसके तहत 3 नए NIPERs यानी फार्मा के राष्ट्रीय संस्थान खोले जाएंगे और 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स भी बनेंगी। बायोफार्मा, फिर सेमीकंडक्टर 2.0, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए कल्प ऊर्जा योजना, इन सब में एक पैटर्न दिख रहा है। सरकार उन सभी हाईटेक चीजों पर फोकस कर रही है जिनके लिए आज हम चीन या दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ आत्मनिर्भरता से कहीं ज्यादा है। ये वैश्विक सप्लाई चेन में भारत को एक अहम खिलाड़ी बनाने की रणनीति है। कोविड के समय हमने देखा था कि कैसे एक देश पर निर्भरता पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या दुर्लभ धातु, जिनके लिए ओडिशा से तमिलनाडु तक माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे, मकसद यही है कि भारत इन रणनीतिक क्षेत्रों में एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरे। इसमें प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनने वाले केमिकल पार्क का भी जिक्र है। ये प्लग एंड प्ले क्या होता है? ये प्लग एंड प्ले मॉडल आप यूं समझ लीजिए कि कंपनियों के लिए एक फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस जैसा है। उन्हें जमीन खरीदने, परमिशन लेने, बिजली पानी का कनेक्शन लगवाने जैसे झंझटों में नहीं पड़ना। अच्छा। सरकार एक पार्क में ये सब कुछ पहले से तैयार करके देती है। कंपनी को बस अपनी मशीनें लगाकर काम शुरू करना होता है। इससे तो काम बहुत तेजी से शुरू हो सकता है। बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट महीनों या सालों में शुरू होते थे वो हफ्तों में शुरू हो सकते हैं।
और वस्त्र क्षेत्र यानी टेक्सटाइल्स में भी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज जैसी एक दिलचस्प पहल है। हाँ, ये बहुत खास है। भारत के बुनकरों का हुनर लाजवाब है, लेकिन उन्हें सही बाजार नहीं मिलता। इस पहल के तहत उनके उत्पादों की ग्लोबल ब्रांडिंग की जाएगी, ताकि बनारसी साड़ी हो या कांजीवरम, उसे सीधे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक मिल सकें। ये तो बड़े उद्योगों की बात हुई। MSME यानी छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कॉर्पोरेट मित्र नाम की एक पहल है। ये क्या है? ये बहुत अलग और ज़रूरी पहल है। छोटे शहरों में MSMEs को अक्सर अकाउंटिंग, टैक्स और कानूनी सलाह के लिए सही पेशेवर नहीं मिलते। सही बात है। छोटे शहरों में स्थानीय पेशेवरों को ट्रेन करेंगी। इससे MSMEs को उनके ही शहर में टॉप लेवल की प्रोफेशनल मदद मिलेगी। और इन सब योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस पे कितना खर्च हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत व्यय यानी केपेक्स 12.2 लाख करोड़ रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार बनाने पर यानी संपत्ति निर्माण पर बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है। इसमें हाई स्पीड रेल, फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग और सी प्लेन जैसी भविष्य की परियोजनाएं शामिल हैं। आर्थिक विकास तो ठीक है, लेकिन आम इंसान के जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा? यहीं पर शायद दूसरा स्तंभ जन आकांक्षाएं काम आता है। बिल्कुल। बजट में बताया गया है कि हाल के वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म सेंटर बनाने की योजना है और एक बिल्कुल नए क्षेत्र ABGC पर जोर है। ABGC? ये क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। आज के युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख नई नौकरियां पैदा की जाए। 20 लाख नौकरी? हाँ, इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में ABGC लैब स्थापित की जाएंगी। ये एक पूरी नई इंडस्ट्री बनाने जैसा है। अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, जिसमें कृषि और महिला शक्ति जैसे विषय हैं। किसानों के लिए विस्टार नाम की एक AI टूल की बात कही गई है। हाँ, विस्टार एक AI आधारित टूल होगा जो किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में कीट पहचानने, फसल की योजना बनाने और मौसम की सटीक जानकारी देने में मदद करेगा। ये तकनीक को सीधे खेत तक ले जाने की एक कोशिश है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत में जहां छोटे किसानों के पास कई बार स्मार्टफोन या अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी तक नहीं होती, वहां क्या एक AI टूल जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? ये एक बहुत जायज चिंता है। तकनीक बनाना एक बात है और उसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना दूसरी। इसीलिए इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। क्या इसके लिए साझा सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे या कृषि अधिकारियों को ट्रेन किया जाएगा? चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन यह भविष्य की खेती की दिशा में एक जरूरी कदम है। और महिलाओं के लिए SMAT योजना का जिक्र है, जो लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। SMAT यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट। लखपति दीदी कार्यक्रम में महिलाओं को स्किल सिखाया जाता है। अब SMAT के जरिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए सामुदायिक रिटेल आउटलेट बनाए जाएंगे। मतलब उन्हें अपने सामान के लिए एक संगठित बाजार मिलेगा। बिल्कुल, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और एक बहुत जरूरी विषय है मानसिक स्वास्थ्य, जिस पर निमहंस 2 की स्थापना की बात कही गई है। एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बैंगलोर का निमहंस मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा संस्थान है। उसी की तर्ज पर एक और राष्ट्रीय संस्थान बनाना ये दिखाता है कि अब मानसिक स्वास्थ्य को भी शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। तो इन सब योजनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं? अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो दरें पहले थी वही जारी रहेंगी। मतलब कोई राहत नहीं, कोई बोझ भी नहीं। हाँ, लेकिन TCS और TDS में कुछ बदलाव हैं। अच्छा। यहाँ कुछ राहत दी गई है। विदेश यात्रा और शिक्षा पर जो 5% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, उसे घटाकर 2% कर दिया गया है। तो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और उनके परिवारों के लिए ये अच्छी खबर है। ये तो बड़ी राहत है। दूसरी तरफ मैन पावर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को अब TDS के दायरे में लाया गया है। और शेयर बाजार के लिए भी एक बड़ी खबर है, जो शायद बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ये बाजार के लिए एक झटका हो सकता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया गया है, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि इनकी ट्रेडिंग अब महंगी हो जाएगी।
ये कदम शायद बाजार में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी को कम करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका असर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट विकसित भारत का संकल्प नारे के साथ भविष्य की नींव रखता है। इसका पूरा जोर हाई टेक विनिर्माण, AI और गेमिंग जैसी अगली पीढ़ी की तकनीक और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है। बिल्कुल।